न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर आज हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट में हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में हरियाणा सरकार में मनोहर लाल का कार्यकाल में क्या क्या लोगों को योजनाएं मिली। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद रहेंगे, संजीव चोपड़ा जी, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है हरियाणा बिजली विभाग से, जिन्होंने हरियाणा के तमाम छोटे और बड़े इलेक्शन देखे और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा। तो स्वागत है आपका संजीव चोपड़ा जी हमारी इस खास बातचीत में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। अब संजीव चोपड़ा जी, जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जब हरियाणा में जब मनोहर लाल का जो पहला कार्यकाल था, जब उनको मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया, उस समय इस तरह के कयास लगाए गए कि प्रधानमंत्री से उनकी करीबी है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज उनका एक सफल कार्यकाल संपन्न हो गया है? सबसे पहले तो योगेश जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहला कार्यकाल था, उसमें क्योंकि मैं स्वयं बिजली विभाग में था और बिजली मंत्रालय भी स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास था, तो मुझे उनसे कई बार मीटिंग करने का मौका मिला और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनके मार्गदर्शन में काम भी किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पारदर्शिता का जो इशू है, जो मुख्य जो उनकी इच्छा थी कि सबसे पहले पारदर्शिता आनी चाहिए, उनको ये लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता था कि हम कोई भी काम करें तो वो जनता के समक्ष इस प्रकार से लेके जाएं कि वो बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे, केवल दिखाई ना दे, हो भी। और इसी वजह से सबसे पहले, क्योंकि जैसे मैं बिजली विभाग में था, सबसे पहले हमने इसमें आईटी के जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें इंट्रोड्यूस की। उसके अलावा जो पहले आपको सभी जानते ही हैं कि लगभग सभी विभागों में किस प्रकार से बदलियां होती थी, ट्रांसफ़र्स होती थी, उसके लिए एक ट्रांसफ़र स्कीम लागू की गई, जिसकी जो मुख्य मापदंड थे वो पहले से ही सभी एम्प्लॉइज़ को बता दिए गए थे। उन्हीं मापदंडों को जिन लोगों ने पूरा किया, उन्हीं को उनके मुताबिक, उनकी इच्छा अनुरूप उनको ट्रांसफ़र दी गई। इसके अलावा जो सीएम विंडो पे बहुत सारे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते थे, उनकी तुरंत जो है वो निवारण होना शुरू हुआ। इसके अलावा जितने भी और ना केवल बिजली विभाग, मेरे ख्याल में जितने भी और डिपार्टमेंट भी थे, जितने और विभाग थे, उन सभी ने अपने अपने सिस्टम पे भी एक कंप्लेंट रिड्रेसल का जो सिस्टम था वो लगाया, ताकि लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, वो कहीं भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकें। और लोगों ने ऐसा किया भी और उनको इसका बहुत लाभ भी मिला। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सीएम विंडो या जितने और भी पोर्टल थे जिन पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप अपने विचार बता सकते हैं, उनकी मंथली मॉनिटरिंग मीटिंग भी होती हैं, और उसमें जो भी अगर किसी का कोई कार्य नहीं हुआ है या कोई झूठी रिपोर्ट दे दी गई है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, क्योंकि आप उनके साथ शुरू से ही जुड़े रहे और आपने उनके साथ मिलकर काम किया, लेकिन उस समय जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए, क्योंकि उससे पहले भी कई शक्तिशाली और राजनीति से संपन्न लोग जो हैं, जिनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की, उनको किनारा कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे आए। और इस कड़ी को भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि महीने दर बाद ही, 1-2 महीने बाद ही उनको इस तरह की संज्ञा दे दी गई कि ये तो खटारा सरकार है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक सफल कार्यकाल पूरा किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस समय का जो वक्त था, जब कुछ उन्हीं के पार्टी के लोगों ने एक तरह की संज्ञा उनको खटारा सरकार की दी थी, जिनकी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा थी, उसके इतर उन्होंने इसका ख्याल ना करते हुए जनता के हित के लिए काम किए। तो उस चीज़ को भी मैं समझना चाहूँगा और जनता का भी ये सवाल रहता है प्रमुखता से। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया योगेश जी। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं उनसे काफ़ी समय तक जुड़ा रहा, उनका, हालांकि वो मेरे विभाग के अध्यक्ष थे, जब वो शुरू में मुख्यमंत्री बने तो जो मीटिंग्स तो शुरू में ही शुरू हो गई थी होनी, तो मैंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार देखा शुरू में, वो अपनी बात कहने की बजाय दूसरों से ज़्यादा सुनना चाहते थे। और लगभग उन्होंने, कोई भी मीटिंग होती थी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा अधिकारियों से, नीचे वर्कर से, जिससे भी उन्होंने मीटिंग की, वो जानना चाहते थे कि ये आप लोग क्या करते हो, कैसे
इसको कैसे चलाते हो, आपको क्या सुधार चाहिए। तो इस प्रकार से जो शुरू की जितनी भी 1-2 साल जो मीटिंग होती रही, उसमें उन्होंने कभी अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा नीचे से जानने की कोशिश की और जो जो सुझाव उनको दिए गए उसके ऊपर उन्होंने अमल करने की पूरी कोशिश की। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बहुत समय से एक डिमांड आती थी कि जी गाँवों में हम जो डोमेस्टिक सप्लाई है, जो घरों की बिजली है, उसको हम 24 घंटे क्यों नहीं दे सकते। और आमतौर पे ये माना जाता था, बिजली विभाग में भी ये माना जाता था कि साहब गांवों में आप जितनी बिजली ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा लॉस होगा आपको। तो इसलिए बहुत वर्षों से ये डिमांड होने के बावजूद भी ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा था और हम गांवों में 10-12 घंटे ही बिजली दे पाते थे, जहाँ तक घरेलू बिजली का सवाल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये मीटिंग ली 2017 में, तो उन्होंने अपना बिल्कुल स्पष्ट विचार हमारे सामने रखा, सबके सामने रखा। पूरी मीटिंग हुई थी इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई जो गांवों के जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा क्या कसूर कर रखा है कि हम उनको 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते। मैं देना चाहता हूँ, ये सिस्टम कैसे चलाना है वो आपने देखना है। और उन्हीं के प्रयासों के अनुरूप सभी ने काम किया और उसके फलस्वरूप अगर आप पुराना रिकॉर्ड भी उठा के देखें तो लगभग 60% गांव हमने अगस्त 2017 तक ही 24 घंटे बिजली पे कर दिए थे। और अब तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 90% गांव शायद पूरे 24 आवर सप्लाई पे हैं। और मैं खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा एज ए चीफ इंजीनियर, तो मुझे मालूम है कि लोग कितने खुश थे, कितने उनकी जो, मैं कहता हूँ कि उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा जब उनको ये मालूम हुआ कि अब 24 घंटे बिजली आएगी। सभी गांवों के सरपंचों ने हमारा सहयोग किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के द्वारा जो भी हम कर सके, तो ये इस प्रकार की उनकी वर्किंग रही है। उन्होंने कभी भी ये 5 साल तक तो मैंने ही मीटिंग अटेंड की, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा या किसी भी और अधिकारी से ये नहीं कहा कि आप जो मैं कह रहा हूँ वो करो। उन्होंने कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए, जो सुझाव के ऊपर जब जो सहमति बनेगी उसके ऊपर सब काम करेंगे। तो उनकी वर्किंग जो है वो बिल्कुल पारदर्शी रही शुरू से। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, क्योंकि गांव में पहले कहा जाता था, हरियाणा के गांव में खासकर कहा जाता था कि बिजली नहीं आती थी, लेकिन इसके इतर मनोहर लाल ने फ्रंट पर आके अपने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट एक्शन दिया कि गांव तक बिजली पहुंचाइए, मेरा काम बिजली देना है और पहुंचाना आपका काम है। और आगे इस कड़ी में बात कर लेते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल भी उनके सामने जब उनकी सरकार आई, चाहे जातिवाद को लेकर हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, तमाम ऐसे प्रश्न भी आए और उन पे सवाल भी खड़े हुए कि वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। तो इस पर सर आप क्या बताना चाहेंगे हमारी जनता को, क्योंकि इस तरह के सवाल उन पे ज़रूर उठे थे स्टार्टिंग में कि किस इतने बड़े राज्य को किस तरीके से वो आगे लेके जाएंगे। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये हमेशा ही बड़ा प्रखर मुद्दा हमेशा रहा है। केवल हरियाणा में ही नहीं, मेरे ख्याल में और भी स्टेट्स में ऐसा रहा होगा। लेकिन इसको टैकल करने के लिए जो था, उसके लिए बहुत सबसे पहले तो एक इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। अगर मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूँ तभी मैं कोई सिस्टम बनाने की सोच सकता हूँ। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें बिल्कुल फ्री हैंड दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस प्रकार से भी आप जो भी चाहें, इसमें चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें या इसमें आप कोई ऐसा स्कीम लाना चाहें, तो उसमें हम उनके तरफ से पूरा सहयोग था और उन्होंने अपना पूरा समर्थन हमें दिया, जिसके कारण से जो पहले आपको ध्यान होगा कि ट्रांसफ़र्स के लिए चंडीगढ़ में लोग लाइन लगा के जाते थे, लेकिन उसके बाद जब ट्रांसफ़र स्कीम्स लागू हुई, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। केवल जो मापदंड जो स्थापित किए गए थे, जो स्कीम्स बनाई गई, उन्हीं के तहत जिसको जितने नंबर मिले, मेरिट के आधार पर नंबर मिले, और उनसे 5-5 ऑप्शन मांगी गई कि अगर आप एक मेरिट पे स्टैंड करते हो, अगर आप नंबर 1 मेरिट पे हो तो आपकी फर्स्ट चॉइस ही मिलेगी आपको। और वही स्कीम आज तक भी लागू है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे पारदर्शी उपाय हमने किए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के द्वारा। और उसके अलावा जैसे अब एक दूसरा था कि कनेक्शंस के बारे में, जब भ्रष्टाचार के अगर आप बात छेड़ रहे हैं, तो पहले ये माना जाता था कि जी आप कोई भी कनेक्शन हो, बिजली का हो, पानी का हो, कहीं का भी हो, आप जब तक कोई रिश्वत वगैरह नहीं देंगे तो आपका कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन उसमें भी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। किसी भी
उपभोग। तो बहुत अच्छे सवाल आपने दो उठाए हैं। एक तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो आपने बताया, और चाहे गांव-गांव घर बिजली पहुंचाने की बात बताई, लेकिन इसमें सबसे बड़े जो पॉइंट आपने बताया वो है ऑनलाइन माध्यम से कोई भी काम हो, क्योंकि चाहे बात करें तबादलों की या फिर कंज्यूमर का डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़ने की, इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा मील का पत्थर हरियाणा के लिए साबित हुआ है। इसी में अगर बात करें सर, क्योंकि आप तो उनसे जुड़ के रहे, क्योंकि कई लोगों ने उनके व्यवहार पर भी सवाल उठाए, लेकिन आप उनके साथ कई मीटिंग्स में रहे, उनके साथ डिनर में रहे, तो आप उनके व्यवहार को लेके क्या बताएंगे? क्योंकि लोग लगातार उनके व्यवहार को बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो मतलब टाइट एक लहजे में बात करते हैं, या किस तरह का उनका व्यवहार था, ये हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। ये आपने जो प्रश्न किया है उनके व्यवहार के बारे में, हालांकि मेरा इतना कद या पद नहीं है कि मैं उनके व्यवहार के बारे में ऐसा कुछ बोलूं, लेकिन जितना भी मैंने उनके साथ काम किया और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का, वो एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं। मतलब ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत सी मीटिंग अटेंड की, बहुत सी लेट नाइट मीटिंग्स भी अटेंड की। इवन कई बार हमने देखा कि जैसे हम मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं और वो कहीं बाहर से आए, उन्होंने एक क्षण भी हमें वेट नहीं कराने दिया, बिल्कुल तुरंत उसी समय मीटिंग में आए। इवन 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने स्वयं खाना भी नहीं खाया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप मीटिंग चालू रखिए, मैं खाना आपके साथ यहीं पे खाऊंगा। तो इस प्रकार से उनका व्यवहार इतना सरल है। और बहुत सी बार तो ऐसा भी होता था कि हमें कई बार लगता था कि हम ही बोले जा रहे हैं और ये साहब जो हैं ये मुख्यमंत्री होते हुए भी हमसे इतनी रात को 1 बजे भी इतनी पेशेंस से हमारी बात सुन रहे हैं, तो वाकई कमाल की बात है। मतलब तो वो जनता से भी इसी तरीके से मिलते थे, चाहे दिन हो या रात, अगर कोई अपनी हाल परेशानी लेके उनके पास जाता था तो क्या इसी तरीके से वो मिलते थे? मेरे ख्याल में जो उन्होंने ये सीएम विंडो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये जो अटल सेवा केंद्र, ये सब जो शुरू किए, वो शायद इसलिए शुरू किए क्योंकि उनको शायद ऐसा लगता था कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो चंडीगढ़ आके उनको मिलना चाहते हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो शायद लोकल लेवल पे जिनका समाधान नहीं हो रहा, तो वो सब ये चाहते थे कि किसी को मेरे पास आने की जो ज़रूरत है, आवश्यकता ही ना पड़े, लोगों को घर बैठे न्याय मिले, उनको जो सुविधाएं हैं वो घर बैठे ही मिले। और इसी कारण से बहुत सी सुविधाएं ऐसी शुरू की कि जिनका मैंने भी जिक्र किया आपको। तो लोगों को जो उनके जो व्यवहार है वो तो मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि एक कार्यशील और एक दृढ़ निश्चय ही है जो एक इतने बड़े राज्य को, चाहे बात करें चलाना की या पटल पे जनता के साथ जुड़ के काम करने की, उसी का नतीजा है कि चाहे बात करें ओडीएफ की या केरोसिन मुक्त प्रदेश की जो कि हरियाणा है, या फिर बात करें पढ़े लिखे पंचायत की, तो ये सारी जो योजनाएं या जुड़ के जो उन्होंने काम किया, ये भी हरियाणा प्रदेश को इतर राज्यों से इतर बनाते हैं। तो इसमें भी आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो विषय है जिसमें कि भाई जो जितनी भी सुविधाएं हैं, और मैं आपको एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण है वो, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश रहे, उनकी प्रेरणा रही, उनके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिलता रहा। आपने नाम सुना होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। जी जी। तो अगर आप पूरे भारत देश को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में हरियाणा शायद पहला या दूसरा ही राज्य था जिसमें ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का पूरा सिस्टम शुरू किया गया। उसमें पूरी जितने भी स्कीम्स बनाई गई, उसके अंदर पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखी गई, रूल्स बनाए गए, जिसके माध्यम से कि अगर सपोज़ करो, मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई उद्योगपति है और वो कहीं अपनी कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहता है, लोड या किसी भी उसको किसी प्रकार की भी अप्रूवल चाहिए, ऐसा माना जाता है कि उसको लगभग 30 विभागों से ये सब संपर्क करना पड़ता है। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी एक टीम बनाई गई चंडीगढ़ में जो उसको मॉनिटर करती है। और अगर उसमें जितने भी विभाग उससे संबंधित हैं उन सब से रिपोर्ट मांगी जाती है और ये कोशिश की जाती है कि उसको तुरंत प्रभाव से उसको निपटारा किया जाए। और किसी भी उद्योगपति हो या कोई भी जो बाहर के प्रदेश से आके यहाँ पे कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा की बहुत अच्छी रैंकिंग है अगर आप पूरे देश में देखें तो।
हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसे देखते हुए ही चाहे बात करें मानेसर की, गुरुग्राम की या और आसपास के अलावा चाहे अलवर, भिवानी, इसमें काफ़ी नई कंपनियां स्थापित हुई हैं इन 9 वर्षों के बीच में। और अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो लगभग 70 से 80% जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग हब बना है वो गुरुग्राम और मानेसर ही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले क्या है, उद्योगपति को और क्या चाहिए, उसको बिजली समय पे मिल जाए, उसको जितने भी विभाग हैं, चाहे वो एक्साइज टैक्सेशन हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हों, तो उन सब अर्बन लोकल बॉडीज़ से हों, किसी से भी हो, तो अगर उनको सभी को एक जगह पे एक सिंगल विंडो के तौर पे अगर सुविधा मिल रही है तो उनको नेचुरली वो अट्रैक्ट करता है उनको हरियाणा में आने के लिए, और यही हुआ भी है। अगर मैं आपको सिर्फ बिजली के माध्यम से ही बताऊं तो गुड़गांव का जो कुल डिमांड थी, सिर्फ गुड़गांव शहर की बात कर रहा हूं, गुड़गांव और मानेसर की, इसमें अगर आप देखें तो पहले जब ये 2012-13 के आसपास जो इसका कुल जो टोटल डिमांड थी वो लगभग 900-1000 मेगावाट के आसपास रहती थी। अब ये डिमांड बढ़ के लगभग 2000 मेगावाट हो गई। तो जो 1000 मेगावाट का जो एक्स्ट्रा लोड गुड़गांव में आया है पिछले 7-8 साल में, वो इस बात को बिल्कुल क्लियर बताता है कि यहाँ पे लोगों का जो आने का जो सिलसिला है वो जारी है, और लोग इस गुड़गांव शहर को या इवन पूरे हरियाणा का जो NCR एरिया है उसमें वो आना चाहते हैं और अपने जो उद्यम है वो लगाना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा एक जो अगर नतीजा है तो वो ज़रूर दिखा है, क्योंकि हरियाणा ही नहीं, गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि तमाम दिल्ली NCR, जैसे अगर मैं बात करूं नोएडा की या दिल्ली की, उन लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला है। एक बहुत बड़े लेवल पर रोज़गार हरियाणा का जो गुरुग्राम और मानेसर है वो मुहैया करा रहा है लोगों को। और भी इसमें भी और चीज़ें भी जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो नूह हिंसा के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की जो छवि है वो धूमिल हुई, लेकिन इसके इतर उन्होंने जिस तेजी से इस हिंसा में काम किया उसने कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल सेट करके दिया कि अगर ऐसी कोई हिंसा जैसी स्थिति पैदा होती है तो किस तरह का एक रोड मैप होता है जिस तरीके से उस हिंसा से बाहर निकला जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि नूह हिंसा के बाद मनोहर लाल की जो सरकार है उस पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, लेकिन इसके इतर उन्होंने जिस तरह के कार्यक्रम और कार्रवाई की, चाहे वो बात करें वहाँ के जो SP है उनको चेंज करने की, नरेंद्र बिरजानिया को तुरंत अपॉइंट किया गया आनंद फानन में, तो स्थिति को इतने अच्छे लेवल पे संभालने का जो और राज्यों ने भी देखा, तो ये एक तरह से सराहनीय कदम एक तरह से देखा गया। नूह हिंसा जो है वो पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा हुई, और हम क्योंकि बिल्कुल नूह के बिल्कुल साथ लगते ज़िले में ही हैं, और नूह में मेरा काफ़ी ज़्यादा आना जाना भी रहा जब मैं सर्विस में था, तो वहाँ ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल, जो मैंने देखा न्यूज़पेपर्स में पढ़ा और जो प्रशासन की रिपोर्ट्स हमने देखी, तो मेरे हिसाब से तो जो कुछ हुआ जो होना था वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल किया गया उसको, सिचुएशन को, वो बहुत ही सराहनीय है। और नूह के जो प्रॉपर वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो प्रशासन था, उन्होंने तुरंत इस स्थिति को संभाला, और मेरे ख्याल में माननीय मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है वो बिल्कुल उनके मार्गनिर्देशन में जो भी चीज़ें हुई, बहुत सबसे बड़ी जो मैं कह सकता हूँ जो उपलब्धि है वो ये है कि कुछ भी हुआ है लेकिन उसको कंट्रोल बहुत जल्दी कर दिया गया, और उसकी वजह से आज हरियाणा की जो छवि, जो लोग कुछ धूमिल कह रहे थे, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी धूमिल हुई नहीं है। तो उनकी जो कार्रवाई थी आपको मतलब, क्योंकि लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन उनकी जो कार्रवाई थी आपको क्या लगा कि वो एक त्वरित कार्रवाई थी, या आपको भी ऐसे लगा जैसे लोगों ने सवाल खड़े, बल्कि लोग नहीं, एक विपक्षी पार्टी होती है, विपक्ष के लोग होते हैं, वही कहीं ना कहीं इन सवालों को गर्म देते हैं, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके राज्य में हिंसा हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन्हीं की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई मनोहर लाल सरकार को योगी मॉडल की तरह काम करना चाहिए, और इससे इतर उन्होंने पहले इस मॉडल पे काम कर चुके हैं, चाहे कोई भी कार्रवाई हो। लेकिन आप क्या कहेंगे कि जिस कार्यशील और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने काम किया, तो आपका क्या कहना है कि आपके हिसाब से वो जो नूह हिंसा पर उन्होंने कार्रवाई करी वो काफ़ी थी, या इससे अलग और कुछ आपकी राय हो? मैं इस पूरे सिलसिले में बिना राजनीति में पढ़े, क्योंकि ये राजनीतिक विषय है, तो मैं क्योंकि राजनीतिज्ञ नहीं हूँ,
मैं बिना राजनीति में पढ़े मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, एक सामान्य नागरिक के तौर पे भी कह सकता हूँ। और क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला 4-5 साल काम करने का, वो सरल तो है लेकिन उसके साथ उनकी जो दृढ़ शक्ति है वो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि ये तो नूह हिंसा तो अब हुई, और लेकिन मैंने उनको पहले भी देखा कि जो उन्होंने निश्चय कर लिया है कि भाई अगर मुझे 24 घंटे बिजली गाँवों में देनी है तो वो दृढ़ता भी दिखाती है उनकी। और नूह हिंसा के मामले में वो मुझे नहीं लगता कि कोई जाति विशेष के प्रति उनका कोई विरोध रहा होगा या उन्होंने कोई जाति पाति के बारे में सोचा होगा। वो प्योरली एक प्रशासनिक व्यक्ति के तौर पे ही काम करते हैं, जहाँ तक मैंने उनको देखा है काम करते हुए। वो कोई इस लालच में या किसी भी राजनीतिक लालच में नहीं पड़ते वो। बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि जो कार्रवाई भी हुई, चाहे वो कोई भी रहा हो, हिंसा में जिस किसी का भी हाथ हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, उस पर सख्त से सख्त कदम उठाया गया। इसी में अगर मैं और आगे बात कर लूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ जुड़ के भी काम किया। चाहे अगर मैं बात करूं, हरियाणा ऐसा राज्य है जो 10 फसलों पे डायरेक्ट MSP देता है किसानों को, तो किसानों के हित के लिए भी लगातार पिछले 9 वर्षों में जो उनके हित के काम है वो भी खट्टर सरकार कर रही है। इस पे भी कुछ इसमें, क्योंकि ये किसानों का जो मुद्दा है ये काफ़ी, जैसे आप जानते ही हैं कि पूरे देश में भी ये चलता रहता है और बहुत बार ये सुनने में आता है कि किसानों का विरोध है। कई जगह पे जैसे आपने सुना होगा कि हाईवेज जाम कर देते हैं। बिजली विभाग में होने के कारण, क्योंकि हमारा डायरेक्ट संपर्क पब्लिक से रहता है, ये तो आप भी मानते होंगे कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी या अधिकारी हैं वो डायरेक्ट पब्लिक के टच में रहते हैं, उनमें किसान भी हैं। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी किसान को किसी सरकारी नीति की वजह से नुकसान हुआ हो, अगर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसानों का कोई विरोध किसी स्कीम को लेके या कोई ऐसी किसी चीज़ को लेके है जिससे उसको सरकार के प्रति कोई नाराज़गी हो। मैंने तो ऐसा नहीं देखा कम से कम। आप चेयरमैन भी रहे हैं कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्म के, तो उसमें कंज्यूमर्स आते होंगे आपके पास, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते होंगे, चाहे सरकार के हों या बिजली विभाग के। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जो सरकार से जुड़ा हो, चाहे एक अच्छे कदम की ऊपर हो या फिर सरकार की कोई ऐसी नीति जो लोगों को पसंद आई हो, अगर आप शेयर करना चाहें? जो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फोरम है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत ही आता है। और इसको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फोरम पहले केवल एक ही स्तर पे था, पूरी कंपनी का एक ही था जिसका मुझे चेयरमैन लगाया गया था। लेकिन अब सर्कल लेवल पे और डिवीज़न लेवल पे, सर्कल लेवल पे और चीफ लेवल पे भी ये सब इस प्रकार के कंज्यूमर फोरम है। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर किसी की कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट लेके हमारे पास आए, उसका समाधान तुरंत हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी समस्याएं कंज्यूमर फोरम के सामने लाई जा सकती हैं, ज़्यादातर समस्याएं शुरू में बिलों से संबंधित आई। बिजली से संबंधित कोई कंप्लेंट नहीं थी मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में ये बता सकता हूँ कि मेरे पास शायद ही कोई ऐसी कंप्लेंट आई हो कि जी मुझे बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही, या मुझे वोल्टेज ठीक नहीं मिल रही, या जनाब मेरी तारें जो है बिजली की वो ढीली हैं। मेरे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आई वो शुरू में ज़्यादातर सब बिलों से संबंधित थी, और वो बिलिंग साइकिल में शुरू में कुछ प्रॉब्लम थी बिलिंग सिस्टम में, लेकिन वो धीरे धीरे जब हमने उसको देखा तो उसमें दूर करवा दी वो। और इसके लिए एक हिसार में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी एक पूरा सेल बनाया गया, और आपको ऐसी कोई समस्या है नहीं उसमें। तो ओवरऑल ये जो हमने आपको बारी बारी से बताया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में, क्योंकि राजनीति है, कुछ ना कुछ विपक्ष भी आवाज उठाता है, लेकिन हमने आपको इससे वो बताया जो पटल पे काम हुआ और क्या क्या। इस पूरी खास कवरेज में हमारे साथ सर भी मौजूद थे, संजीव चोपड़ा जी, जिन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि इन्होंने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम किया। क्या उनका व्यवहार था इस विश्लेषण में, आपने ये जाना। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं सर से। सर, आपने बीते और भी पिछले कई चुनाव देखे और छोटे बड़े सारे चुनाव आपने देखे, तो आपको क्या लगा कि इस मुख्यमंत्री का काम पिछले मुख्यमंत्री से किस तरह से अलग रहा? जो मेरा मानना ये है कि जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये इनकी सबसे बड़ी, अगर मैं कोई बात कहना चाहूँ इनके व्यवहार के बारे में,
ये हर चीज़ को पारदर्शी बनाना चाहते हैं। ये कोई चीज़ को, चाहे वो कोई भी मसला हो, मैंने तो, क्योंकि मैं तो सिर्फ बिजली के बारे में ही बोला है और जानता हूँ, या एज ए कॉमन सिटीजन भी मैं सबके बारे में कह सकता हूँ। जी जी जी। इनकी शुरू से लेके और अब तक, जब से मैंने इनसे, मुझे सौभाग्य मिला, इनकी पहली इच्छा यही रहती है कि अगर कोई भी ऐसी सरकारी तंत्र है, कोई ऐसी सरकारी स्कीम है जिसका लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे हम कोई किसी ने एप्लीकेशन दायर की, उस एप्लीकेशन को आप ट्रैक भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपनी एप्लीकेशन डाल दी, कोई कंप्लेंट डाल दी और फिर विभाग भी भूल गया और आप भी भूल गए। जो सिस्टम बनाया गया उसमें कोई भी कंप्लेनेंट है, कोई भी एप्लीकेंट है, वो अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकता है कि आज उसकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे पड़ी है। तो ये मैंने जो, मतलब अगर आपको मैं एक अगर लाइन में अगर उनको व्याख्या करना चाहूँ माननीय मुख्यमंत्री के व्यवहार की, तो वो बस उनके दिमाग में, उनके मन में एक ही बात है कि मैं जो कुछ भी करूँ वो बिल्कुल पारदर्शी हो और सबको पता हो, सबको जिस समस्या का समाधान कहाँ से होना है, कैसे होना है, किसने करना है, वो सब कुछ ऑनलाइन हो, सबको पता हो, ताकि कहीं कोई भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही ना हो। इस प्रकार से मैंने उनकी वर्किंग देखी है। बहुत ही अच्छा बताया सर ने कि अगर कोई भी सरकार हो, अगर काम करना चाहे जनता के साथ जुड़ के, तो पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। तो ये खास विश्लेषण था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, उनके बीते 9 वर्षों में क्या जनता को दिया और क्या नहीं दिया। इसमें खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। खबर को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।